हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 करेंगे और इसके यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स देखेंगे। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। डेट इज़ सर्कुलेशन। ओके, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इसका नाम है। ओके, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो ये चैप्टर नंबर 18 है क्लास 11th बायोलॉजी का, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने डाइजेशन भी पढ़ा है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन भी हमने पढ़ा है। ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, द QRS कम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। जब आप अपने हार्ट को ECG करते हो, ओके, उसमें इस तरीके का ग्राफ होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारी P वेव, ये हमारा QRS कम्प्लेक्स है, और ये हमारी T वेव यहाँ पर है। यहाँ पर जो इस ECG में आपका QRS कम्प्लेक्स होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। ओके, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। जब आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं, तो उसको हम डिपोलराइजेशन कहते हैं, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अगर आप ग्राफ पे ये देखोगे, ओके, ये QRS कम्प्लेक्स जब आप देखोगे, आपके दो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड को पंप कर रहे हैं, और जो ये P वेव है, ये रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन या कंट्रक्शन ऑफ एट्रिया। ओके, आपके पास दो एट्रिया होते हैं और दो वेंट्रिकल्स। यहाँ पर P वेव रिप्रेजेंट करती है कंट्रक्शन ऑफ एट्रिकल्स, QRS कम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन या कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, और T वेव की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स जब आपके वेंट्रिकल्स वापस रेस्ट में आते हैं आफ्टर कंट्रैक्शन। ये आपकी ECG है, और ये पिछले साल नीट के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मेरी P वेव है। ओके, ये P वेव है। ये एट्रियल डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है, मीनिंग जब आपके एट्रिया दो कंट्रैक्ट करते हैं, जब दे ब्लड को पंप करते हैं। ओके, उसके बाद ये QRS कम्प्लेक्स है, ये मेरा Q है, R है, S है। ओके, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, जब आपके वेंट्रिकल्स डिपोलराइज करते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर रहे हैं। और यहाँ पर ये T वेव है, और ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स रिपोलराइज करते हैं, मीन जब वो वापस रेस्ट में आते हैं आफ्टर कंट्रैक्शन, आफ्टर डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पहला वाला क्वेश्चन था वो भी इसी पे था, ECG पे। दूसरा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर ECG पे है, और ये दोनों यहाँ पर नीट में पूछे गए हैं। तो हमारे पास P वेव है, ये QRS कम्प्लेक्स है, और ये T वेव हैं। यहाँ पर आपको P वेव, मैंने बोला कि यहाँ पर P वेव किसको रिप्रेजेंट करती हैं? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। यहाँ पर A को क्या आ जाएगा? फोर्थ वाला। ओके, उसके बाद QRS कम्प्लेक्स हैं, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था कि QRS कम्प्लेक्स यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? जब आपके वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होते हैं, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, जब ये ब्लड को पंप करते हैं। उसके बाद T वेव रिप्रेजेंट करती हैं रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जब आपके वेंट्रिकल्स वापस रेस्ट में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव। जो ये T वेव है, अगर इसकी साइज में अगर किसी के यहाँ पर ECG में इसका साइज छोटा हुआ T वेव को, तो उसका कोरोनरी इस्चीमिया होता है। ओके, कोरोनरी इस्चीमिया उसमें होता है जिसका ये साइज कम होता है, T वेव का साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्राइकास्पिड वैल्यू, बाइकास्पिड वैल्यू एंड सेमी ल्यूनर वैल्यू। यहाँ पर मैं हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बनाऊंगा, ये रफ स्ट्रक्चर है हार्ट का। ओके, यहाँ पर मेरे पास ये 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं। ओके, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट मेरे पास हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है राइट एट्रिया और ये है लेफ्ट एट्रिया। तो ऊपर वाले 2 एट्रिया होते हैं, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मेरा राइट एट्रिया है और मेरा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर एक वैल्यू होता है। ओके, एक वैल्यू होता है जो बना होता है 3 कस्प्स का, उसको हम ट्राइकास्पिड वैल्यू बोलते हैं, जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो ये वैल्यू होता है ट्राइकास्पिड वैल्यू। ओके, ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, A3। उसके बाद बाइकास्पिड वैल्यू, बाइकास्पिड वैल्यू यहाँ पर होता है, बाइकास्पिड वैल्यू राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल में होता है। बाइकास्पिड वैल्यू राइट एट्रिया एंड राइट
राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ये होता है कौन सा मेरा बाइकास्पिड वैल्यू। तो याद रखना यहाँ पर ट्राइकास्पिड होता है, यहाँ पर बाइकास्पिड होता है, ओके। और यहाँ पर आपको पता है कि जो सेमील्यूनर वैल्यू होता है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ओके। और यहाँ पर सेमील्यूनर वैल्यू होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर मेरा राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेमील्यूनर वैल्यू है और ये पल्मोनरी आर्टरी हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्लड सेल्स पे एक क्वेश्चन है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर पहली बात याद रखना कि ये WBCs हैं सारी, ओके। WBCs का मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ओके, जिसको हम लीकोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम लीकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये यहाँ पर 4 टाइप्स हैं, ये WBCs के टाइप्स हैं। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें ऑप्शन डी, तो लिम्फोसाइट्स यहाँ पर 2 किस्म की होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और आपको पता होगा कि यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, इम्यूनिटी में हमको यही मदद देती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी होती है। सो डी का आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स है, ओके। तो न्यूट्रोफिल्स आप याद रखना कि ये फेगोसाइटोसिस में मदद करती हैं, ओके, फेगोसाइटोसिस में। तो यहाँ पर मेनोसाइट्स का भी याद रखना, ओके, मेनोसाइट्स भी सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, तो ये भी फेगोसाइटोसिस करती हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मेनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस करती हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब अगर आपके बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला जाएगा, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म चला जाता है, तो उसको यहाँ पर फेगोसाइटोसिस कौन करती हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। उसके बाद हमारे पास है बेसोफिल्स, ओके। बेसोफिल्स यहाँ पर क्या करती हैं? बेसोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज करती हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। तो याद रखना जो हमारी बेसोफिल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन को। तो बेसोफिल्स रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। अगर हम इसिनोफिल्स की बात करें तो इसिनोफिल्स यहाँ पर रिलीज करती हैं हिस्टामाइनेस डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को, हिस्टामाइनेस डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को एसिनोफिल्स रिलीज करती हैं। सो याद रखना लिम्फोसाइट्स इम्यून रेस्पॉन्स दिखाते हैं, लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं, ओके, 2 टाइप्स की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर फेगोसाइटोसिस करती हैं, ओके। बेसोफिल्स यहाँ पर आपके जो बेसोफिल्स ये रिलीज करती हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, ओके। और जो इसिनोफिल्स हैं ये हिस्टामाइनेस जो एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करती हैं, इसिनोफिल्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करो, विच वन इज़ नॉट WBC? इनमें से WBC कौन सी नहीं है? लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट एंड बेसोफिल यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है। सो लिम्फोसाइट भी WBC हैं, अभी मैंने बोला मोनोसाइट भी WBC हैं, बेसोफिल भी WBC हैं, इस्नोफिल भी WBC हैं। जो थ्रोम्बोसाइट हैं ये WBC नहीं हैं, याद रखना। आप यहाँ पर देख सकते हो वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लीकोसाइट्स भी कहते हैं, ओके। सो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम इर्थोसाइट्स हैं। हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने बोला लीकोसाइट्स। और हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, ओके, प्लेटलेट्स होते हैं जो यहाँ पर जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ओके। सो RBCs को हम इर्थ्रोसाइट्स कहते हैं, WBCs को हम लीकोसाइट्स कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। सो ये हमारे मेन 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं। सो अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं एंड लिम्फोसाइट्स हैं। ये मेन 3 टाइप्स हैं, ओके, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मैंने बोला इम्यून रेस्पॉन्स शो करती हैं, B एंड T लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स याद रखना कि ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और ये फेगोसाइटोसिस करती हैं, ये याद रखना। ग्रेनुलोसाइट्स यहाँ पर इसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, इसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स मैंने बोला कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस दिखाती हैं, ओके। सो यहाँ पर याद रखना कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं और मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस दिखाती हैं। इसिनोफिल्स यहाँ पर रिलीज करती हैं, क्या रिलीज करती हैं? और जो बेसोफिल्स होती हैं ये भी यहाँ पर रिलीज करती हैं। आपको पता होगा कि बेसोफिल्स हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन रिलीज करती हैं। मैंने बोला था हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन यहाँ पर रिलीज करती हैं और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसिनोफिल्स मैंने वो एंजाइम बोला था, ओके, हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम था, वो यहाँ पर इसिनोफिल्स रिलीज करती हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्क द करेक्ट मैच। करेक्ट स्टेटमेंट आपको इनमें से बोलना है। सो आपको पता है कि जो हमारे पास SA नोड होता है हार्ट में, उसी को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। SA नोड को